चलिए, तो आज हम लोगों को इसका कैमा क्लास करना है, तीसरा। कौन सा? छठा क्लास करना है, ठीक। और टारगेट था कि होली तक खत्म करेंगे, लेकिन खत्म नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो आज आपका ये लास्ट क्लास है, तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी और आपके परिवार को भी। खूब होली खेलिए, खूब रंग उड़ाइए, बाकी कोई को उठा के नली में मत डालिए, लड़ाई हो जाता है। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा कि किसी को रंग पड़ा दीजिएगा तो चल जाएगा, झगड़ा हो जाता है। हाँ, नशा पाती से दूर रहे। क्या पता दुनिया नशेरी होगी तो कौन जान रहा है, ठीक। और बढ़िया से होली मनाइए, होली बाद मिलेंगे। आज की लास्ट क्लास है, देख लेते हैं, खत्म इसको अगले सप्ताह में किया जाएगा। ए मैया, तू खेले लगला होली, केकरा नली में कौन उठा के पटक देखे। और एक चीज और बुआ, हमार नींद जो है वो पूरा नहीं हुआ है, तो अगर क के जगह ख पढ़ रहे हैं तो हैंडल कर लिए, ठीक। नींद पूरी नहीं हुई है, ठीक ना। चलिए, नींद जो है वो स्त्रीलिंग होता है मैया। हम लोग यहाँ तक कल पढ़ चुके थे, यहाँ तक। आज एकदम इसको खत्म करना है, चाहे जितना देरी में हो। ई पेज को तो एकदम निपटा देना है, ठीक। हम लोगों को आज का जो टॉपिक है उसका नाम है राजनीति में जाति, यानी राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है। ये तुरंत महिल है, राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, उसी को हम लोग आज के इस क्लास में देखने वाले हैं, ठीक। देखो, कहा जाता है कि, दिख रहा है जी? नहीं, अब दिखेगा। कहा जाता है कि सामुदायिक समाज के संरचना का आधार जाति है। जाति से ही एक सामुदायिक समाज की स्थापना होता है, उसका जन्म होता है, क्योंकि एक जाति के लोग ही स्वाभाविक समुदाय का निर्माण करते हैं। जब एक साथ मिलते हैं एक ही जाति के लोग, तो एक समुदाय का वो निर्माण करते हैं। तो सामुदायिक समाज के निर्माण का, इसकी संरचना का जो आधार है वो कौन हो जाता है? जाति। बताओ, यहां से हम ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते हैं कि सामुदायिक संरचना के, सामुदायिक समाज की संरचना का आधार क्या है, ठीक। जाति है। इन समुदायों के लोगों को हित समान होते हैं। अब देखो, एक जाति के लोग जब एक समुदाय का निर्माण करते हैं तो ये सब पीछे देखो, जो ये क्लास हम तुम लोग को लिए ना, जहां तहां से समझो तो तुमको सारी चीजें बता चुके हैं, शुरू से अंत तक के बीच में, ठीक। उसी में कुछ छूटा बड़ा खाली आएगा। जब ये लोग एक समुदाय के होंगे तो इनके हित, इनके मांग, इनके विचारधारा भी एक होते हैं। कुछ मामलों में अलग हो सकते हैं, नहीं तो मुख्य रूप से इनके हित क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी कि इनकी जो आवश्यकता है वो एक होते हैं। दूसरे आन समुदायों के हितों से इनका हित भिन्न होता है। इस जाति वाले की आवश्यकता कुछ और है और दूसरे जाति वाले की आवश्यकता कुछ और होता है, लेकिन उस जाति में जितने भी लोग होंगे उनमें सिमिलरिटीज देखने को मिलेगा, समानता देखने को मिलेगा। कि कोई ए नाम की जाति है तो उन सभी जाति के लोगों का एक ही मांग हो। जैसे हम अपने समाज में देखें तो जो लोअर कास्ट के हैं उनको मुख्य रूप से रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य, ठीक। मुख्य रूप से तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ठीक से घर नहीं है, जमीन नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तो वही चाहिए। और कुछ अपर कास्ट के उनको बेहतर जीवन चाहिए। ये सब चीजों की पूर्ति हो गई। अब क्या चाहिए उनको? बेहतर जीवन चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे कि जाति के आधार पर यहाँ पे लोगों के हित क्या होते हैं? एक समान होते हैं, और एक समुदाय के हितों का दूसरे समुदाय के हितों से अलग होता है, विभिन्नता होता है, इसमें अंतर देखने को मिलता है। समुदाय मतलब अभी बता दिए कि जाति जब मिलता है तो वो किसका निर्माण करता है? समुदाय का, ठीक। तो देखा जाए तो भिन्न भिन्न जातीय समुदायों के हित जो है वो एक नहीं होता है, मेल नहीं खाता है। लेकिन अनुभवों के आधार पर हमें यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, परंतु यही एकमात्र या सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। देखो, समाज को चलाने के लिए जाति व्यवस्था ठीक है, कुछ हद तक ये सही भी है, ठीक, लेकिन पूर्णतः ये सही नहीं है,
ठीक। एक चीज यहाँ पे जो ये दिया गया है, इसके आधार पे तुम ये समझो कि जाति हमारे लिए एक पहलू जरूरी यानी एक आवश्यक ये इसलिए है क्योंकि हर एक जाति में जो जाति है, मान लो कोई ए जाति है, तो उस जाति में जितने लोग होंगे उन सबकी लगभग आवश्यकताएं एक जैसी होगी। तो जब वो एक साथ उस आवश्यकताओं की मांग करेंगे तो सरकार का ध्यान उसके तरफ रहेगा, सरकार उनकी मांगों को सुनेगा। एक व्यक्ति बोलेगा तो नहीं सुनेगा, तो वहां तक के लिए तो सही है। लेकिन सिर्फ हम इसी जाति को बढ़ावा दें तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। एक हद तक सही है, लेकिन उसके बाद ये हमारे लिए क्या होता है, नुकसान होता है। तो सिर्फ जाति को ही महत्वपूर्ण बना देना हमारे लिए खतरनाक होता है। कि कोई भी चीज जो है वो तुमको खतरनाक होता है जब अति होता है। तो इस पे एक दोहा भी है, ना अति का बरसना, ना अति का धूप, ना अति का बोलना, ना अति का चुप। अगर अति करके बारिश हो रही है तो हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है। अगर अति करके तुमको धूप कर रहा है तो भी हमारे लिए नुकसान है। अगर आप भर दिन पटर 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 बोलते रहते हैं तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह है। और अगर आप सिर्फ चुप रहते हैं तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक, मतलब मध्यम मार्ग, गौतम बुद्ध वाला रास्ता। तो अगर हम जाति को ही सब कुछ मान ले तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। और अति क्या होता है, वो हम पे नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक, तो ये अति अगर हम इसी को बना ले कि एकमात्र यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है तो ये नुकसानदेह होता है। राजनीति में जातियों के अनेक पहलू हो सकते हैं, जैसे कि पहला देखो क्या हो सकता है। और आज एकदम क्लास से बाहर नहीं जाना है। कल तो पूरा लग रहा था जैसे कि खाली क्लास से बाहर नहीं जा रहे थे, आज एक खत्म करना है, एकदम टारगेट है तो है। देखो पहला चीज, निर्वाचन के वक्त पार्टी कैंडिडेट तय करते समय जातीय समीकरण का ध्यान जरूर करते हैं। सब हम तुमको बताए हुए हैं कि जब भी कोई पार्टी है वो किसी उम्मीदवार को इलेक्शन में खड़ा करता है तो प्रयास करता है, वो देखता है कि जिस क्षेत्र से हम खड़ा करने वाले उम्मीदवार को वहां पे किस जाति की जनसंख्या ज्यादा है और उस आधार पे उम्मीदवार भी खड़ा करता है ताकि उस जाति वाले का वोट इसको मिल जाए। हम लोग को टॉपिक ही क्या पढ़ रहे हैं, राजनीति में जाति की भूमिका क्या होती है। ठीक, बहुत बड़ा भूमिका होता है और क्षेत्रीय चुनाव में तो और ज्यादा भूमिका होता है। एक जाति सरकार बनाने और गिराने की क्षमता रखता है क्षेत्रीय चुनाव में खास करके। ठीक, तो चुनाव क्षेत्र में जिस जाति विशेष की मतदाताओं की संख्या ज्यादा होता है, जो लोग ज्यादा होते हैं, पार्टियां उस जाति के हिसाब से ही कैंडिडेट तय करती है कि इस क्षेत्र में फलाने जाति की जनसंख्या ज्यादा है तो उसी जाति के किसी उम्मीदवार को पार्टी चुनाव में खड़ा करेगा, क्योंकि इससे संभावना है कि उस जाति के लोग अपने जाति वाले को वोट देंगे तो उसका उम्मीदवार विजयी होगा। ठीक ठीक, तो यहां से उसको जीतने के लिए चांसेस जो है वो बढ़ जाता है, उसको वोट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सरकार गठन के समय भी जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाता है। इस बात का ख्याल किया जाता है कि विभिन्न जातियों और काबिल लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। जब सरकार बनाया जाता है तो उसमें भी, क्योंकि पार्टी को जब सरकार में आना है तो हर पार्टी से, हर मतलब जाति से उसको वोट चाहिए, तो प्रयास करता है कि मेरे पार्टी में हर जाति के कैंडिडेट हो, प्रतिनिधि हो, और उसको सरकार में वो रखता है ताकि हर पार्टी से वो वोट प्राप्त कर सके। जहां पे जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उस जाति के उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जाति की जनसंख्या ज्यादा है और ऐसे में उसका उम्मीदवार जीत के जाता है तो वहां पे हर जाति का उम्मीदवार आ गया। ठीक, तो ये चीज भी किया जाता है। तो यहाँ पे भी ये प्रभाव डालता है राजनीति पर। दूसरा प्रभाव देखो, राजनीति पार्टियां जीत हासिल करने हेतु जातिगत भावना को भड़काने का भी काम करता है। जात के नाम को आपको भड़काता भी है। ठीक, कुछ ऐसा वो बयानबाजी करेगा, कुछ ऐसे वो भाषण देंगे जिससे कि तुम उसमें कहो तो शांत रहेला,
ठीक, तो नेता जो है चुनाव के दौरान ऐसा बयानबाजी करते हैं, ऐसे भाषण देते हैं जिससे कि उस जाति के, विशेष जाति के लोग उस पार्टी से जुड़ जाते हैं। वो जात के नाम पे वो अपने से आपको जोड़ना चाहते हैं। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लो कि मान लो ए नाम की कोई पार्टी है। ठीक, किसी पार्टी का यहाँ पे नाम लेना सही चीज नहीं है। ठीक, कई सारी पार्टियां हैं, आप लोगों के दिमाग में तो घूम ही रहा होगा, हम क्यों नाम लें। ठीक, जैसे एक लड़का के दिमाग में एक पार्टी आ गया, ठीक है, बाकी लोग के भी दिमाग में अलग अलग पार्टी आ रहा होगा। ठीक, तो ए नाम की जो पार्टी है, मान लो ये जो पार्टी है ये किसी विशेष जाति का है, तो जितना भी इसके जाति के लोग हैं, ठीक, उस जाति वाले लोगों को ये क्या करेगा, ऐसा बयानबाजी करेगा, ऐसा भाषण देगा कि ये सभी लोग जो यहाँ पे बैठ के इसका भाषण सुन रहे हैं, ये सब इसके भाषण से आकर्षित हो जाएंगे। किसके तरफ, इसके तरफ। और फिर उनको देश का क्या विकास होना चाहिए, क्या सरकार की नीति है, रोजगार का स्तर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, इन सब चीजों से उसको कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे जात वाला है, बस वोट गिरेगा यहीं पर। तो कई बार क्या करता है राजनीतिक पार्टी, जीतने के लिए जातिगत भावना को भड़काने का काम करता है। वो प्रयास करता है कि जात के नाम पे हम भड़का करके यहाँ पे वोट हासिल कर ले, अपना वोट बैंक बना ले। ठीक, कुछ दल विशेष की पहचान तो जाति के नाम पे किया जाता है कि पार्टी का नाम लो, दिमाग में जाति आ गया कि ये पार्टी मतलब फलाने जाति। ठीक, तो इस तरह की पार्टियां भी हमारे बिहार में भी उपलब्ध है। आप सोचिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा। ठीक, अब आगे देखो, तीसरा चीज, निर्वाचन के वक्त पार्टियां वोटरों के बीच साख बनने हेतु अपना चेहरा स्वच्छ और जाति भावना से ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। जब चुनाव के टाइम आता है, उसी टाइम एक से एक पोस्टर पढ़ेगा ना तो मन खुश हो जाएगा। आपके विश्वसनीय, कर्मठ, समाज सेवी, देखिए पोस्टर पर लिखल। मेन बात तो इलेक्शन रही तो तू इतनी बुराई होगी, देखती है, देखा है सब लिखल। और जितना भी सब है ना, सबके समाज सेवा के कीड़ा इलेक्शन के टाइम ही काटता है। अपन खेतों बीच के तो काम करवा देगा, ओकरा बाद नहीं काटता है। अभी कोई इलेक्शन नहीं है, कोई समाज सेवक तुमको दिख रहा है? कुछ दिन बाद इलेक्शन है, 2025 में इलेक्शन है, फिर लगता है अगले साल है। तुमको मुखिया से बोला चुनाव, देखना एक से एक समाज से भी निकलेगा। अगर तू जागरूक नागरिक है तो तुमको यहाँ पे बस एक ही काम करना है। तुम देखो कि जिनको अभी समाज सेवा के कीड़ा काटा है इलेक्शन के टाइम, इनका पीछे के इतिहास का रहा है। आज से साल 2 साल पहले भी का इनको समाज सेवा के कीड़ा काट ले था, इलेक्शन के टाइम काटा है। पता चलेगा कौन कितना समाज सेवा करने आया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करता है कि निर्वाचन के समय पार्टी जो है वोटरों के बीच साख बनाने का प्रयास करता है। साख मतलब अपना विश्वास बनाने का प्रयास करता है। हर पार्टी यहाँ पे अपना चेहरा जो है अपने वोटर बैंक के अनुसार बदल देता है। जहां पे जाति है वहां पे बयानबाजी किस आधार पे, जाति के नाम पर। ठीक, और जहां पे जाति नहीं है वहां पे अपना चेहरा बनाएगा एकदम स्वच्छ, साफ, एकदम निरपेक्ष कि हम इस सब चीज से ऊपर हैं, किसी भी तरह से उनको वोट लेना है। तो हम यहाँ बता रहे थे कि निर्वाचन के वक्त पार्टियां वोटरों के बीच अपना विश्वास बनाने के लिए कई बार अपना चेहरा जो है वो स्वच्छ यानी अच्छा बनाने का प्रयास करता है और जातिवादी भावना से ऊपर उठने की प्रयास करता है। वो दिखाने का प्रयास करता है कि हम जातिवाद को नहीं मानते हैं। ठीक, और कई बार जाति के आधार पर अपना उम्मीदवार भी खड़ा करता है, जाति के नाम पर वो लोगों को भड़काता भी है, हर तरह के काम करता है, किसी तरह से उसको वोट बैंक तैयार करना है। तो राजनीति में जाति का बहुत बड़ा भूमिका है। चौथा देखो, आज के टाइम पे तुम देखो तो दलित और निचली जातियों का भी महत्व निर्वाचन के वक्त बढ़ जाता है। ठीक,
उच्च वर्ग या जाति के उम्मीदवार भी नीची जातियों के सम्मुख नम्र भावना से जाते हैं। आज ऐसा स्थिति हो गया कि वोट लेने के लिए जो उच्च वर्ग पहले निम्न जातियों वालों को दबा के रखते थे, आज वोट प्राप्त करने के लिए उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, चाचा चाची फूआ दीदी भैया करते हैं, तो विनम्र रहते हैं कब वोट के समय। और अगर आगे भी उनको सत्ता में रहना है तो उनको पता रहता है कि अगर हम ये व्यवहार बदले तो मेरा सत्ता चला जाएगा, तो उनका इच्छा हो या न हो उनको इस तरह से काम करना पड़ता है। उनको दलितों महादलितों जो नीचे जाति के लोग हैं उनके सामने भी विनम्र रहना पड़ता है। ठीक, तो ये है तुमको राजनीति में जाति का महत्व। और उनके मन हासिल करने तो अनुनय विनय करते हैं, यानी अनुरोध करते हैं, पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भैया याद है ना, तो भैया का दिन एकदम याद है, 300 साल पहले के इतिहास ठीक याद है। इन अवसरों पर नीची जातियों में भी आत्माभिमान जागृत होता है। जब अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट वाला के प्रणाम करता है तब लगता है कि हाँ अभी हम लोकतंत्र में हैं, अभी आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन कुछ हमारे यहाँ पे जो लोग हैं इसी भावना में वो बह जाते हैं कि फलना बाबू हमको प्रणाम कर दिए, ऊंचा जाति को होके वोट हम उन्हीं को देंगे। लेकिन इस सब चीज से सतर्क रहना, वो नेता के सब चाल है तुमसे वोट खींचने का। आगे कुछ वर्षों में आप लोग 18 वर्ष पूरा हो जाइएगा, वोट देने की योग्यता आ जाएगी आप में। कितना उम्र हो रहा है? तेरा चल रहा है ना, तो अगला बार विधानसभा के चुनाव होगा ना तब आपका नाम आ जाएगा। ठीक, इस बार नहीं अगला बार आ जाएगा। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हमको प्रणाम पर ठीक और हाथ गोड़ जोड़ने पर वोटिंग नहीं करना है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व देख कर देना है कि वो क्या काम करता है समाज के लिए। ठीक, ये सब चीजों को आप लोग याद रखिएगा, भावनाओं में मत बहिएगा। हम पहला बार चुनाव लोकसभा के पिछला बार दिए हैं और सच बोलो ना तो जो उतना दिन का हमारा जो प्लानिंग था वो उस टाइम डगमगा रहा था। किसको वोट दें हम, अब किसको दे थोड़े बताएंगे, गुप्त मतदान होता है वो बताया थोड़े जाता है। मतदान के बारे में किसी को नहीं बताया जाता है। हम इलेक्शन से पहले बोले थे कि हम कहाँ दबाएंगे, हम किसको दबाएंगे थोड़े बोले हैं। वो तो टी हो गया, अब कहाँ हुआ किसको पता है। तो ये गुप्त मतदान है, आपको किसी से शेयर करने की आवश्यकता नहीं। हाँ एक चीज की है, जहां बीजेपी वाला था वहां कहें कि आरजेडी के दिलुक है, और जहां आरजेडी वाला था वहां कहें कि बीजेपी के दिलुक है, और दोनों पट्टी से धोआए हैं। हमारा पिन कावे में मजा रहा था। ई बार आरजेडी ना तो कांग्रेस कहूं ना हुआ ना, ओकरा बाद जो सब पिनकेगा हैं धर ले तो। और जहां सब बीजेपी के सपोर्टर का चांस ना 2 बार वाला थी ना मोदी जी, अब की कांग्रेस है। राहुल गांधी देखी तो कैसे काम करी थी, घूमे थी रोडे रोडे, ओकरा पिन का हम मजा ले ली, जहां वोट दे तो दिए दिल्ली। तो आप गुप्त मतदान करते हैं, कोई पूछे तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपका अधिकार है कि वोट आप कैसे करेंगे, चुपके से, वो सिर्फ आप देखेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसलिए 3 तरफ से उसको घेर दिया जाता है, एक तरफ से आप जाएंगे, किसको वोट किया ये सिर्फ आप जान रहे हैं। अब बैलेट पेपर पर होता है तो मोहर मारिए, उल्टा करके उसको ऐसे ऐसे लपेट दीजिए, अब बॉक्स में डाल दीजिए। तो कोई नाम ये सब नहीं, खाली मोहर है, कौन मारा है कोई आता पता नहीं। ठीक, 3 पेपर डालेगी तो बाउंस कर जाता है, वो काउंटिंग में नहीं आता है। यहाँ पे लाइन से पेपर पर ऐसे करके दिया हुआ रहेगा तुमको नाम है, यहाँ चिन्ह, इनमें से किसी एक पे ही आपको करना है। ऐसे लीजिए हमारी खटाक। हाँ तो एक पेपर ही मिलेगा तो 3 बार कैसे दे देगी, तो 3 बार यहाँ ना लगता है, छूटा था लगता है 2-3 महीना रह गया था। और चीज, पहला चीज, एक भारत के जिम्मेवार नागरिक होने के
तहत आपकी ये जिम्मेवारी होती है कि आप अवैध वोटिंग ना करें, मतलब गलत तरीके से वोटिंग आप नहीं करें। सरकार चुनने के बाद जैसे होता है ना कि किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आज जाके वोट कर देता है या 2 बार कर देता है, ये सब गलत चीज है। ये अगर आप कहते हैं कि हम देश के लिए सेवा करेंगे तो ये भी एक सेवा है, ये भी एक सर्विस है। 5 साल के लिए आप सरकार चुन रहे हैं, ठीक, तो सदुपयोग कीजिए, नियम से कीजिए, वो भी देश सेवा ही है। तो कभी भी ये सारी चीजें नहीं करेंगे, अपना ईमानदारी से जो वोटिंग है। हम आज तक देखो, हम चाहते तो दूसरे के नाम पर हम वोट कर सकते थे, लेकिन नहीं किए हैं। जब मेरा हो गया तब हम वोट भी किए हैं, ईमानदारी पूर्वक किए, जहां हमको करना था वहीं किए, और करने के बाद खुश भी हुए। ठीक, आगे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो लोगों को जब अपर कास्ट के लोग प्रणाम करते हैं, उसके सामने विनम्र होते हैं, तो उन लोगों में आत्मसम्मान जागता है, स्वाभिमान जागता है, अर्थात इन जातियों में भी राजनीति की चेतना का शुभ अवसर प्राप्त होता है। ये लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में इंटरेस्ट ये लोग भी लेने लगते हैं। ठीक, आगे देखो, चुनाव की जातीयता में हार्श की प्रवृत्ति, कि चुनाव में जातीयता के कारण क्या होता है विनाश, उसको देखिए। बाबू शांति बना के रखो, ज्यादा न है, बस 4-5 पेज तुरंत निपटा देंगे। देखो, राजनीति में प्रायः जातिगत भावना पर जोर दिया जाता है, ये चीज तुमको देखने को मिल जाएगा। और यह धारणा बन जाती है कि चुनाव और कुछ नहीं बल्कि जातियों का खेल है। आज माना जाता है कि जिस जाति की जनसंख्या ज्यादा है सरकार में वही आएगा, और केंद्र में बात करो तो बात की जाती है कि जिस धर्म की जनसंख्या ज्यादा है सरकार में वही आएगा। तो हम लोगों को 3 चीज पढ़ना है राजनीति में, जाति, धर्म और लिंग। तो अभी हम किसको पढ़ रहे हैं? जाति को। फिर एक क्लास में हम सिर्फ पढ़ेंगे धर्म को, और एक क्लास में पढ़ेंगे लिंग को। ठीक, तो सोमवार और मंगलवार को ये चैप्टर खत्म होगा, अब बुधवार के इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। अभी अब यही टारगेट है, खत्म नहीं हो पाया, चलो कोई बात ना, लंबा चैप्टर है तब चल सकता है। तो देखो आजकल तो ऐसी भावना बन गई है, जाति का इतना महत्व हो गया है राजनीति में कि लोग ये भी कहने लगते हैं कि आजकल का जो राजनीति है वो जाति का खेल है, आज का जो चुनाव है वो जाति के आधार पर चलता है। ठीक, तो ऐसा बन गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ हद तक ये सही है, लेकिन पूर्णतः ये बात सही नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो देखो, पहला चीज, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया गया है कि उसमें एकमात्र एक ही जाति को मतदाता रहे। अगर किसी को ये लग रहा है कि आज की चुनाव, आज की राजनीति जाति पे आधारित है, तो पहला उसको खिलाफ बोलने के लिए तुम्हारे पास पॉइंट है कि जब मतदाता क्षेत्र का, निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया जाता है तो जाति के आधार पे नहीं किया जाता है, जनसंख्या के आधार पे किया जाता है कि इतने जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र होगा, उसमें किसी भी जाति के लोग हो सकते हैं। अब एक उसमें कहो कि क्या बोलते हैं उसको, वर्ड नहीं याद आ रहा है, कि एक तरह से दम वर्ड नहीं याद आ रहा है ना, हमारे पेट में ना है, हमारे दिमाग में, मुंह पर ना रहा है, पेट में थोड़े रहा है, दिमाग में रहा है। ठीक, मतलब एक कॉन्फिडेंस कहो कि गलती से जिस क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र हुआ तो वहां पे किसी एक जनसंख्या, किसी एक जाति का जनसंख्या ज्यादा हो गया, तो बाय मिस्टेक हो सकता है। नहीं तो जो निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया जाता है, उसकी गठन किया जाता है, तो जाति देख के नहीं किया जाता है कि फलाने निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ इस जाति के लोगों का ही रहेगा, वहां पे जातियों का क्या होता है, मिश्रण। तो अगर कोई ये कह रहा है कि आज का चुनाव जाति पे है तो ये गलत बात है। कुछ हद तक सही है, लेकिन पूर्णतः ये सही नहीं है, क्योंकि जो निर्वाचन क्षेत्र है वो जाति पे आधारित नहीं है। ठीक, ये हो सकता है कि उस मतदाता क्षेत्र में एक जाति के मतदाताओं की संख्या ज्यादा हो, लेकिन सब वहां एक ही जाति के नहीं होता है। ठीक, बाकी के जाति भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम कुछ जाति देते हैं कि ए है, बी है, सी है, डी है। ए के यहाँ पे 40%, ठीक, 40% ए जनसंख्या, ए जाति वाला जनसंख्या है। इसको मान लो तुम 20%, ठीक, इसको मान लो तुम
30% और इसको मान लो तुम 10%। अब देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो बताओ किसका सरकार बनेगा जाति के आधार पर? ए जाति वाले को। लेकिन बताओ तो वोट ज्यादा कहां पे है? ए जाति में है। अगर बी, सी या डी मिल जाए तो कितना परसेंट वोटिंग होगा? तो सरकार किसकी बनेगी? बीसीडी जिसको वोट करेगा। मान लो ए जाति वाला को उम्मीदवार खड़ी हुआ ए जाति में कि हमारी जाति वाला जनसंख्या ज्यादा है, खड़ा हो गया, ठीक। सब ए जाति वाला इसको दे दिया था, कितना आया? 40%। कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसको तीनों मिलकर वोट कर दिया तो उसको कितना हो गया? ठीक, 60 न 50 से आ गया, 45 से आ गया। तो क्या यहाँ पे जाति की भूमिका रही? यहाँ पे जाति राजनीति को प्रभावित कर पाया? ये तीनों मिलकर के जब ए को सपोर्ट कर दिया तो इसका कोई वैल्यू अब नहीं रह गया है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि एक जाति का जहां पे जनसंख्या ज्यादा होता है वहां पे उसी जाति की सरकार बनेगी, उसी का उम्मीदवार चुन के आएगा, तो ये भी पूर्णतः सही बात नहीं है। हाँ, अगर इनका भी कुछ वोट कट जाए, इनका भी वोट कट जाए, इनका भी कट जाए, इनका भी कट जाए, तब हो सकता है। तो ये बताना कहीं से भी संभव नहीं है कि जिस क्षेत्र में जिस जाति की जनसंख्या ज्यादा है उसी की सरकार बनेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर ऐसा लगता है तो ये बात भी क्या है? गलत है, ठीक। हर पार्टी एक ही या एक से अधिक जाति के लोगों के भरोसे हासिल करना चाहता है। देखो, हर पार्टी जो है वो एक पार्टी के एक जाति के भरोसे नहीं रहता है। कोई भी पार्टी भले जाना जाता हो कि ये फलाना पार्टी तो फलाने जाति का है, लेकिन वो सिर्फ उसी पार्टी पे डिपेंड नहीं रहता है। वो प्रयास करता है कि बाकी के जाति के लोगों का भी विश्वास हमें जीते और उनका वोट हमें प्राप्त करे। तो फिर ये जाति पे आधारित कैसे हुआ? सिर्फ अपने जाति से बात करता, सिर्फ उसके वोट के लिए जाता, दूसरे जाति के पास नहीं जाता, उससे वोट नहीं मांगता, तब ना कहेंगे कि अपने जातिवादी चुनाव हो रहा है। लेकिन कोई भी पार्टी हो, हर जाति वाला से वो वोट मांगता है। तो पूर्णतः ये बात सही नहीं है कि जातिवादी चुनाव होता है। कुछ हद तक ये चीजें सही है कि लोग अपने जात वाले को वोट करते हैं, जो कि ये भारत के एक जिम्मेवार नागरिक का निशानी नहीं है। जो भारत का जिम्मेवार नागरिक होगा वो कभी भी जात के नाम पर वोट नहीं देगा, वो काम के नाम पे वोट देगा। आप काम क्या करते हैं, ठीक, आपकी योजनाएं क्या है, आप सरकार में आइएगा तो क्या कीजिएगा, इस आधार पर वोट देगा। ना कि ये मेरे जात वाले हैं तो कुत्तों खड़ा कर दिया तो ओकरो वोट दे देगा। हमनी के क्षेत्रीय पार्टी में कुछ ऐसा पार्टी है जो अगर अपन कुत्ता भी खड़ा कर देवे ना तो लोग ओकरे वोट देगा, कुत्ता जीत जाएगा ओकर। इतना बदतर बुद्धि है हमनी में लोगों को, हमारे समाज में। कुत्ता को वोट देना उसको मंजूर है, लेकिन एक सही व्यक्ति चुनाव में तो उसको वोट नहीं देगा। और ये वोट होता है जाति के नाम पर। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जात के नाम पे चुनाव नहीं होता है, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जाति के नाम पे चुनाव होता है। कुछ हद तक जात के नाम पे चुनाव होता है, कुछ हद तक जात के नाम पे चुनाव नहीं होता है। कोई भी पार्टी सिर्फ जात के नाम पे चुनाव नहीं जीत सकता है। अगला पॉइंट देखो, यह कहना ठीक नहीं होगा कि कोई पार्टी विशेष केवल एक ही जाति का वोट हासिल करके वो सत्ता में आता है। ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ एक पार्टी एक जाति का वोट लेकर के हम सरकार में नहीं आ सकते हैं। हम अभी एबीसीडी करके तुमको समझा दिए। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उस पार्टी को वोट देते हैं। कोई भी मान लो यहाँ पे पार्टी जब सरकार में आती है तो उसका एक विशेष जाति से पहचान हो सकता है। उस जाति में 100 में से 90 लोग उसी पार्टी को वोट करते होंगे, लेकिन सिर्फ उसी जाति के वोट करने से वो पार्टी सरकार में नहीं आती है। अदर जाति के लोग भी जब उसको वोट करते हैं तब वो सरकार में आती है। ठीक, मान लो यहाँ पे ए नाम के पार्टी है, ठीक, जो ए नाम के जाति के है तो इसको पार्टी बना लिया। अब ए के हो सकता है कि इसमें 90% जो ये लोग हैं इसमें से इतने लोग वोट किसको कर दिए, इसको, लेकिन सिर्फ इसको वोट करने से सरकार में नहीं आता है। अदर जाति के भी जो लोग हैं, मान सकते हैं कि यहाँ पे 100 में से 100 नहीं दिया, 10 व्यक्ति तो वोट कर रहा है, 5 व्यक्ति तो वोट किया, 20 व्यक्ति तो वोट किया, तो अदर पार्टी का या अदर जाति का भी तो इस पार्टी में तो योगदान हो ही रहा है। ज्यादा योगदान उसको कहां से मिल रहा है? अपने जाति वाले से, फिर भी इसको मिलता है।
ऐसा नहीं है, ये प्रतिबंधित नहीं है कि एक जाति वाले उसी जाति के पार्टी वाले को वोट देंगे, हो ही नहीं सकता। ये किसी न किसी के दिमाग में ये बात रहेगा, वो जात से ऊपर उठ के रहेगा और अपने अनुसार वोट करेगा। हमारे यहाँ सब लोगों का विचार अलग अलग ना है, तो अपने विचार से अपना वोट दिया, और ये आजादी है तुमको कि तुम्हें जो पसंद है उसी को वोट दे सकती है। तुमको कोई भी दबाव नहीं डालेगा तुमको फलाने को वोट देना है। जैसे मान लो हम ही वोट देते हैं, हमारे पापा मम्मी भैया भाभी सब दे रहे हैं वोट, तो हम में से कोई एक दूसरे को दबाव नहीं डाल सकते हैं कि उसी को वोट देना है। पापा मम्मी पर दबाव नहीं डाल सकते, हम पे दबाव नहीं डाल सकते हैं कि तुमको हम जिसे वोट दे रहे हैं उसी को देना है। ये मेरा अधिकार है, हमको जिसको वोट करना होगा हम उसी को करेंगे, और इसी के लिए इसको गुप्त रखा गया है, कोई देख भी नहीं करा किसको दिए। मान लो हमारे पापा दबाव डाल रहे हैं कि तुमको फलाने पार्टी को वोट करके आना है, कहेंगे ठीक है, वहां थोड़े देखे जा रहे हैं, हमको जो पसंद था दाब दिए, हम कहेंगे ओकरे दे लिखो। अब काउंटिंग होगा, जहिया देखा जाएगा, अनुमान लगाइएगा, तो अनुमान में नाम थोड़े है कि फलना आदमी किसको वोट दिया है। वहां पे तो सिर्फ गिनती होता है कि 100 में से 80 व्यक्ति इस पार्टी को वोट दिया, 20 व्यक्ति इस पार्टी को दिया, खत्म। कौन कौन 80 को व्यक्ति था पता नहीं है किसी को, हम कहेंगे हम हली, हम हली, खत्म। तो ये सब चीजें हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी पार्टी जब सरकार में आती है तो हो सकता है कि उसमें किसी विशेष जाति का योगदान सबसे ज्यादा रहा हो, कि 100 में से उसको 60%, 50% अकेले कोई खास जाति ने वोट किया हो, लेकिन बाकी जातियों का भी 5%, 10% योगदान होता है, तब वो सरकार में आता है। ठीक, उसके बाद अगर किसी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किसी एक जाति विशेष की अधिकाधिक संख्या हो तो चुनाव लड़ रहे सभी पार्टियां उसी जाति के विशेष के लोगों को अभ्यर्थी बनाते हैं। अब देखो क्या कर देता है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे जैसे बताए कि ए नाम के जाति है, इसका संख्या ज्यादा है, तो जितना भी पार्टी है ना सब एकरे में से उम्मीदवार खड़ी करेगा। एगो यहाँ खड़ी कर दिया, एगो यहाँ खड़ी कर दिया, एगो यहाँ खड़ी कर दिया, 3 पार्टी 3 उम्मीदवार। अब यहाँ का जितना भी वोट है वो क्या हो जाएगा, कुछ लोग इसको वोट दे देंगे, कुछ इसको दे देंगे और कुछ इसको दे देंगे। अब ये तीनों अलग अलग पार्टी है, तो एक जात का जो जितना भी वोट था वो क्या हो गया, बंट गया 3 पार्टियों में। तो वहां पे राजनीतिक पार्टी भी तो बैठ के अपना दिमाग लगाते रहता है कि अगर वोट पूरा ना मिले तो कम से कम काट दो, इसको बहुमत में आने ही नहीं दो, उसी के जाति को। उसको पता है कि इसको हम खड़ा करेंगे तो नहीं जीतेगा, लेकिन इतना तो पता है कि 100-200 वोट तो काटेगा, खड़ा करो इसी को। वैसे भी तुम यहाँ से न जीतने वाले हैं, तो उसी के जाति के किसी को खड़ा कर दो, क्या पता जीत जाए, और न जीते तो उसको भी नहीं जीतने देंगे। तो इस तरह की भी तो रणनीति अपनाई जाती है। तो वहां पे एक जाति के कहाँ चल रहा है, ये पार्टी किसी और जाति के नाम से जाना जाता होगा, अगर जाति के आधार पे चले तो ये पार्टी किसी और नाम जाति के नाम से जाना जाता है, और ये पार्टी किसी और नाम के जाति से, लेकिन इस सब ने एक ही जाति के लोगों को खड़ा कर दिया। तो एक जाति के आधार पे कहाँ चुनाव लड़ पाया, दूसरे जाति वाले को तो खड़ा कर दिया। मान लो ये एक पार्टी होगा, जो ये पार्टी होगा, इसी जाति का पार्टी होगा, तो सबका वोट इसको जाना था, और यहाँ पे ये जो है बी जाति के पार्टी है और इसने भी ए को खड़ा कर दिया, तो ये दोनों अलग अलग जाति हो गया, यहाँ से वोट काट के इसको ले लिया। तो इस तरह से अगर हम ये कहें कि सिर्फ एक जाति के योगदान से सरकार बनती है, पार्टियां जीतती है, तो ये कहीं से भी सही पूर्णतः नहीं है। ठीक, और देखो ऐसा भी हो सकता है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में किसी जाति के मतदाता के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं हो। ऐसा भी हो जाता है कि जिस जाति का जनसंख्या ज्यादा है उसी का कोई उम्मीदवार नहीं हो, तब पर भी वोट कट जाएगा। तो संभावना अलग अलग होता है। उस जाति के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला, लड़ने के लिए कोई पार्टी उसको योगदान नहीं दिया कि हम अपनी तरफ से इसको खड़ा करते हैं, तो अब हमको तो वोट करना है, हम ये जाति के हैं और ये जाति के कोई उम्मीदवार नहीं है, तो बाकी के जो उसी को नाम देंगे, वोट तो हमको करना ही है। तो यहाँ भी ये चीज देखने को मिलता है कि जाति के आधार पर सिर्फ वोटिंग नहीं होता है। क्यों नहीं करेगी? हाँ, तो तुम मन से नहीं चलना है, तुमको वोट करना है तो करना है। ये तुम्हारा एक तरह से ये समझ लो कि ये तुम्हारा मौलिक कर्तव्य है। जिस तरह से कहते हैं कि मौलिक अधिकार हमको चाहिए, तो ये मौलिक कर्तव्य तुमको निभाना पड़ेगा। सरकार को चुनने में तुमको योगदान देना पड़ेगा।
ये एक भारतीय नागरिक होने के साथ तुम्हारे साथ एक जिम्मेवारी भी है। अगर तुम भारत के नागरिक हो तो तुम्हारी ये जिम्मेवारी है कि वोटिंग में आप कहीं भी रहे, वोट के दिन आप अपने जहां पे भी वोटिंग केंद्र है, आपको मतदान केंद्र, वहां पे आप हाजिर होइए और मतदान कीजिए। अगर कोई नहीं तुमको पसंद है तो आप नोटा पे ही दबा दीजिए, इसी पे आप दबाइए, ये ऑप्शन भी दिया गया है, इसी पे दबाइए, लेकिन आप वोट कीजिए। ये आपकी जिम्मेवारी, आपका कर्तव्य, आपका धर्म, आपको जो समझना है वो समझिए, लेकिन आपको वोट करना है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और देश के नागरिक होने के प्रति आपकी ये जिम्मेवारी है कि अपना भविष्य, अपने देश के भविष्य का निर्णय करें आप। ये अधिकार आपको संविधान से मिला है तो उसका उपयोग करना है। 5 साल में एक बार तो करना है, तो एक दिन नहीं दे सकते हैं। 5 साल देश हमारा लगी करेगा, हम एक दिन नहीं कर सकते हैं। मान ले का तुमको वोट करना है, इसमें कोई उपाय नहीं है, नहीं तो तू देशद्रोही से कम थोड़े है। वोट करना है तो करना है, ऑप्शन मिल रहा है, हमको कोई नहीं पसंद है, अरे तू किसी को मत दो, तुम नोटा पर दो, लेकिन वोट तुम दो, ठीक। तो लगो लाइन, 15-15 लाख रुपया मिलेगा तो 3 दिन लाइन में लग जाएगा। तो नहीं दे रहा है। जब बेहतर सरकार चुन के लाएगी तो तुमको रोजगार नहीं देगा, शिक्षा का प्रसार नहीं करेगा, तो रोजगार मिला तो वहां से नहीं, तुम 15 लाख कमाएगी पूरे जीवन में। अगर रोजगार मिल जाए तुमको, तो जॉब मिल जाए, तब समझ में आता है। सब बात खत्म। वोटिंग जब भी 18 साल को जगह अभी तो नहीं हुआ है, दिमाग में बैठा लेना हमको वोटिंग करना है, बात खत्म। क्यों करना है नहीं करना है मरना पता, हमको वोटिंग करने जाना है। और कुछ नहीं बुझाएगा तो हम सबसे नीचे नोटा पे ही दबाएंगे, लेकिन हम वोट करने तो जाएंगे। होता है उसका एक अलग नियम है। नोटा का अपने आप में बहुत पावर है, लेकिन अभी लोग ही उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। पहले जातिवाद धर्म से ऊपर उठे, क्षेत्र से ऊपर उठे, तब तो नोटा के बारे में सोचे। ये बहुत बेहतर ऑप्शन है, ठीक। अब आइए निष्कर्ष पर, अभी ऊपर ही थे। तो अगर यहाँ पे देखो, जातीय भावना स्थायी और अटूट होता है तो जातीय गोलबंद पर सत्ता में आने वाले पार्टी कभी कभी हार नहीं होती है। जातीय के नाम पर जब वोट होता है तो कई बार लगातार उसी की सरकार बनते जाती है, ठीक। लेकिन देखो, ये सरकार तुमको बन सकती है क्षेत्र में। आप क्षेत्रीय चुनाव में, यानी अपने राज्य के चुनाव में आप जात के नाम पे सरकार बना लेंगे, लेकिन जैसे ही आपको बात आ जाएगा केंद्र के, आप जात के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपके क्षेत्र में हो सकता है कि आपके जाति की जनसंख्या ज्यादा हो तो उस आधार पे आप चुनाव जीत जाए, क्षेत्रीय पार्टी में ही रह सकते हैं। जब केंद्र के लेवल पे आइएगा, लोकसभा के चुनाव पे आइएगा, तो वहां पे आपको जाति, संप्रदाय यानी धर्म, इन सब चीजों से ऊपर उठना होगा, तब जाके आप केंद्र में आ सकते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे निष्कर्ष में हम क्या बता दिए, सुनो, निष्कर्ष में 3 पेज है, निष्कर्ष तुमको बता दिए, ठीक। आज जो छूटा तो अपन पढ़ लेना, हो सकता है माइक बंद हो तो आवाज में नहीं होगा, पढ़ लेना है। तुम लोग तो सुन लिया। अब देखो, जाति के अंदर राजनीति, सब छोटा छोटा 3 पेज देखने को है नहीं कुछ। देखो, जाति के अंदर राजनीति, हमने अब तक ये देखा है कि लड़का, हमने अब तक ये देखा है कि जाति की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक। अर्थात जाति राजनीति को प्रभावित तो करती है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि राजनीति और जाति के बीच एक पक्षीय संबंध है। राजनीति भी जाति को प्रभावित करता है। कई बार जाति राजनीति को प्रभावित कर देता है, कई बार राजनीति जाति को प्रभावित करता है, और राजनीति जाति भावना को उभारता है। जाति विशेष समुदाय को लड़का को साथ लेने की कोशिश करता है जो कभी उससे अलग था। जैसे कि उदाहरण में देखो, पहला चीज, कभी कभी राजनीति का यह भी कोशिश रहता है कि करीब करीब समान स्थिति वाले कई जातियों को एक साथ मिला करके उनका क्या कर लिया जाए, गठबंधन कर लिया जाए, यानी कि गठबंधन की सरकार भी बनाया जाता है और राजनीतिक सत्ता हासिल करने का प्रयास किया जाता है। और इसको समझना है तो अपना बिहार के थोड़ा सा राजनीति को पीछे देखो, 1 साल 2 साल पीछे, ये 5 साल की जो राजनीति हुई है, इसमें ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उत्तर भारत के कुछ प्रांतों में, उत्तर भारत में हम लोग आते हैं तो दूसरा प्रांत में क्या देखे, अपने ही राज्य में देख लो कि हमेशा इस तरह से गठबंधन की सरकार बनाने की प्रयास की जाती है और सत्ता में आने का प्रयास किया जाता है, ठीक। और आगे देखो, ये लास्ट पेज है आपका,
संपूर्ण भारत की राजनीति आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक तथा वंचित समुदाय के इर्द गिर्द घूम रही है। कोई भी पार्टी हो, वंचित समाज के लिए, पिछड़े के लिए, दलितों के लिए वो बात तो करता है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा दलितों और पिछड़ों की है। तो अगर उसको वोट प्राप्त करना है तो इसके लिए काम तो उसको करना ही पड़ेगा। अपनी सत्ता मजबूत करने हेतु उनको इस स्थिति में सुधार में लगे हुए हैं। जितने इनके स्थिति में सुधार करेंगे उतना ही उनका वोट बैंक बढ़ेगा और उतना ही उनका सत्ता क्या होगा, मजबूत होगा। तो इसमें लगे हुए हैं, ठीक। और इससे हम लोगों को यह लाभ हो जाता है कि भारत का सर्वांगीण विकास हो रहा है, कि सब लोगों का विकास हो रहा है भारत में, ठीक। तो अच्छा चीज है, कीजिए ऐसे भी। आज राजनीति को केंद्र बिंदु इन वंचित तथा शोषित समूहों के आसपास स्थित हो गया है। हर राजनीति के पार्टी आज वंचित के लिए, महादलितों के लिए कार्य करता है। वो करे या ना करे, दिखावा तो जरूर करता है कि हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक। यह अनजाने ही सही, लेकिन राजनीति में एक अच्छा चीज है। अगर इस तरह के काम कर रहा है तो समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग आगे बढ़ेंगे, उनका विकास होगा। तो वो जानबूझ के करे, गलती से करे, मजबूरी में करे, शौक से करे, लेकिन है ये राजनीति के लिए अच्छा, हमारे देश के लिए अच्छा चीज है। आज के राजनीति का प्रमुख उद्देश्य दलितों, वंचितों और पिछड़े जातियों को जमीन, संसाधन और अवसर उपलब्ध कराने का हो गया है। हर पार्टी इसके लिए ही काम करता है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। सत्ता में इनकी अधिक से अधिक भागीदारी के वायदे किए जा रहे हैं, इनको सत्ता में भागीदार बनाया जा रहा है। अलग अलग पार्टियां दलित समाज से, वंचित समाज से लोगों को अपना उम्मीदवार बना करके चुनाव में खड़ा कर रही है और उसको सरकार में ला रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो पार्टी है उसका वोट बैंक बढ़ रहा है। जो दलित समाज, वंचित समाज के लोग हैं वो उस पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज हो रही है। तो इस तरह से ये जो जाति है वो राजनीति को प्रभावित कर रहा है। अब होली बाद हम लोग इसमें धर्म की क्या भूमिका होती है वो, और फिर लिंग की क्या भूमिका है वो, दोनों चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी होली।